हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित सर फ्रॉम जौहरी पाठशाला। चलिए, आज के लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इसका पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कंटेंट अच्छा लगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखें। चलिए, एक क्विक मैं आपको बता देता हूँ आज के लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए मैथमेटिकल एस्पेक्ट, एज ए फिजिकल एस्पेक्ट, CBSE क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और नीट और जी स्टूडेंट्स के लिए, जी मेन एंड एडवांस दोनों के लिए इस पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों डेरिवेशन करेंगे, एक्सियल के और इक्वेटोरियल के, और डाइपोल के भी काफ़ी सिग्निफिकेंस और डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को और काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे कि उसका क्या क्या इफेक्ट और क्या क्या न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर शुरू करते हैं विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की हम हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का दूसरा लेक्चर है। चैनल पे बने रहें, आपको मैं काफ़ी अच्छे से बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिव्यू करता रहूँगा। हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि व्हेनेवर टू चार्ज आर प्लेस्ड, अगर ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, अगर इनको ऐसे सराउंडिंग्स में रख दिया जाए तो दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। Q1 Q2 पे अप्लाई करता है, Q2 Q1 पे अप्लाई करता है, डिपेंड ऑन इट्स पोलैरिटी, वेदर इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर। लेकिन फिर मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस फोर्स इज देयर, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो एक दूसरे के इंट्रैक्शंस रेंज में आ जाते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। बट ये फोर्स क्यों आती है, कैसे होती है फोर्स, तो इसको समझाने के लिए फिजिसिस्ट ने एक हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको मैं आपको छोटे से कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज मैं यहाँ से अगर फूंक मारूँ तो मैं कितने डिस्टेंस तक की चीज़ों को अपनी इस फूंक, जो कि मैं एनर्जी दे रहा हूँ, जो कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उसको फोर्स मान लेते हैं, कितने डिस्टेंस तक की चीज़ों को मैं इससे अफेक्ट कर सकता हूँ अपने फूंक से। एक लाइट बल्ब मेरे यहाँ लगा हुआ है, उस लाइट बल्ब से क्या दूसरी बिल्डिंग जो बनी हुई है वहाँ तक लाइट जा सकती है? क्या एक स्ट्रीट लाइट मैंने एक स्ट्रीट पे लगा दी, क्या वो पूरा शहर रोशन कर सकती है? क्या वो अपने आसपास के पूरे एरिया को लाइट अप कर सकती है? इन सब का आंसर मैं आपको, एक चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एवरीथिंग हैज़ एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंड देम। वहीं तक उसका इफेक्ट आप एनालाइज कर सकते हैं। ये मेरे दोनों हाथ हैं, अगर मैं घूमना चाहूँ तो कितनी सारी चीज़ों को टच करता हूँ। दैट इज़ माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ तक मेरे इफेक्ट को एनालाइज और फील कर सकते हैं आप। ऐसे ही हर चार्ज के सराउंडिंग में एक एरिया होता है जहाँ तक उसके इफेक्ट को आप एनालाइज और फील कर सकते हैं, और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप मैग्नेट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या एक मैग्नेट को मैं यहाँ रख दूँ और एक मैग्नेट को इतनी दूर रख दूँ, दो बार मैग्नेट है छोटे साइज़ की, इतनी साइज़ की, तो क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे? फोर्स आएगी? नहीं। क्यों नहीं आ रही है फोर्स? सेम कॉन्सेप्ट कि एक मैग्नेट का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये उसके बाहर है, ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सेम वे चार्जेस में द एरिया सराउंड द चार्ज, जहां तक उस चार्ज का इंट्रैक्शन हो सकता है, जहां तक उस चार्ज का इफेक्ट को फील और एनालाइज किया जा सकता है, दैट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई ये उसकी फील्ड है, आप उसकी फील्ड के अंदर जाओगे, यू विल एक्सपीरियंस एज ए फोर्स। अगर आप उसकी फील्ड के बाहर हो, आप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो फोर्सेस क्यों लगती हैं उसको समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकाला गया। तो ये मान लो चार्ज, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये Q2 चार्ज है, इसकी भी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका भी एरिया सराउंड होगा जहां पर ये इफेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब आप देख सक रहे हैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है।
दिस इंटरसेक्शन कॉज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, जिसके कारण दो चार्जेस में इंट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। और इंट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि वो चार्जेस आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा पाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आखिर चार्जेस के सराउंड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उसका एरिया जहां पे उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। तो अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सिंपली हमें यह लिखना होता है कि द एरिया सराउंड एनी चार्ज अप टू विच इन दैट एरिया वी कैन फील एंड इंटरेक्ट द फोर्स बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया समझने के लिए कि आखिर दो चार्ज आपस में फोर्स क्यों लगाते हैं, क्या हर डिस्टेंस पे लगाते हैं, नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आपको उसके लिए निकाला गया। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर चार्ज के सराउंड में एक एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट को आप एनालाइज और फील कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चार्ज उसकी उस विसिनिटी में आएगा, विसिनिटी से मेरा मतलब है उसकी उस फील्ड के अंदर एरिया में आ जाएगा, तो इट विल एक्सपीरियंस एज ए फोर्स। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने आपको समझाया वो एक कॉन्सेप्चुअल थिंग समझाई कि फोर्सेस कैसी लगती हैं, क्यों लगती हैं दो चार्जेस जब क्लोज विसिनिटी में आते हैं। तो उसमें हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया। लेकिन इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के बाद अब सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया, क्या हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है? तो यहां पे हमें एक मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए फिजिकल टर्म लानी पड़ी, और उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो भी आप बोलना चाहें। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। इसको हम सिंबल ई से शो करते हैं, ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, तो दैट क्लियर्स दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ऐसा ही यूनिट है ये। और अगर आप सीजीएस यूनिट में जाएंगे तो वो आएगा डाइन पर स्टेट कूलम। स्टेट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? किसी भी चीज को हमने जब 11th में फिजिकल वाला मेजरमेंट वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि विदाउट मेजरमेंट थिंग्स आर इमटेरियल टू अस। सेम हेयर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा कि अच्छा मैं एक चार्ज हूं, मेरे चारों तरफ एक फील्ड है, जहां तक मेरे इफेक्ट को आप देख सकते हो उस फील्ड के अंदर कोई भी आएगा उसको मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं, उस पर फोर्स लगा सकता हूं, आइदर अट्रैक्टिव इन नेचर आइदर रिपल्सिव इन नेचर। लेकिन अगर मुझे अपनी फील्ड को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड से, किसी तीसरे चार्ज की फील्ड से कंपेयर करना है, आई रिक्वायर सम मैथमेटिकल टर्म जिससे मैं कह सकूं कि मेरे चार्ज की फील्ड ज़्यादा है उसके चार्ज से, या उसके चार्ज की फील्ड सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको एक मैथमेटिकल टर्म लगती है, क्वांटिटी लगती है, जिससे आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर पाएं। उसी मैथमेटिकल टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपको मेजर करके देगी। ठीक है? चलिए, तो बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, और डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। यहां पर हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं कि कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस होगी अगर किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में उस टेस्ट चार्ज को रखा जाए। डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, लेट अस एक्सप्लोर इट। चलिए, यहां पर मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बताया, इसके सराउंड में कुछ एरिया होगा जहां पर इसका इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। अब इस फील्ड के अंदर लेट अस सपोज ये पॉइंट P मैंने लिया, यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं टेस्ट चार्ज, उसका मतलब होता है कि उसकी यूनिट है 1 और वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको अदर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं।
यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो गया, पॉजिटिव उसकी पोलैरिटी हो गई। तो ये डिस्टेंस अगर मैं r ले लूं तो इन दोनों के बीच में जो Q नॉट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय कूलम्स लॉ, जो हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो फोर्स Q नॉट एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू Q, वो फोर्स कितनी हो जाएगी? वो फोर्स हो जाएगी आपकी, हमने एयर मीडियम लिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज बाय कूलम्स लॉ। ये हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करके निकाल लिया। तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालूं तो कितना आएगा? तो मैंने देखा F अपॉन Q नॉट, ये आ गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बाय द डेफिनेशन F अपॉन Q नॉट, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। यहां पर हम कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया दिस Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ R। अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज आपके पास है, जैसे मैंने कैपिटल Q लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ऑफकोर्स डिस्टेंस का फंक्शन है, वो मैं कैसे निकालूं? अगर मैं कोई R डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेता हूं तो उस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऑफकोर्स मैंने अभी मीडियम को एयर और वैक्यूम ही सपोज किया हुआ है। अगर मीडियम एयर और वैक्यूम की जगह कुछ और आ जाता है तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में इतना सा चेंज करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू K कर देना है। K मतलब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में कवर किया है, आप प्लीज उसको देख लीजिए। चलिए, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अदर मीडियम में, और ये हो गई ऊपर वाला एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन भी हो सकता है और बेसिक डेफिनेशन भी, कि किसी भी पॉइंट चार्ज, जो मैंने यहाँ पे कैपिटल Q लिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप इस पूरे प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। आप एग्जाम में लिख सकते हैं Q नॉट इज द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो मैंने R डिस्टेंस पे प्लेस किया एट ए पॉइंट P। फिर सेकंड स्टेप लिख सकते हैं कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू कूलम्स लॉ, वो फोर्स आप निकाल देंगे। बस CBSE स्टूडेंट इतना ध्यान रखें कि जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पे लिखते जाएं कि बाय कूलम्स लॉ फोर्स लिख दिया। फिर हमने कैलकुलेट किया मैथमेटिक्स, फिजिक्स खत्म हो गया, Q नॉट को यहां डिवाइड में ले आया, मुझे ये वैल्यू मिली। फिर मैं बोलूंगा यहां पर इस फॉर्मूले में आने से पहले मैं बोलूंगा बाय डेफिनेशन F अपॉन Q नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चाहेंगे तो लिख देंगे एज पर द क्वेश्चन कि अगर एयर और वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला में ये चेंज हो जाएगा, जिसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिटेल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट चार्ज। अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट चार्ज बोल कर डिस्कस करते हैं। पॉइंट चार्ज को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसा चार्ज जिसके डायमेंशन एज कंपेयर टू डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है जी। कई बार फुटबॉल जो हमारे लिए काफ़ी बड़ी है, मेन और एडवांस के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि कई बार वो फुटबॉल तक पॉइंट चार्ज की तरह यूज़ हो सकती है। वाई फुटबॉल? कई टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़े बड़े जिम में आप जाते हैं, वो बॉल आती है ना बड़ी, वो भी पॉइंट चार्ज की तरह यूज़ हो सकती है। इट ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। अगर उसके डायमेंशन, जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, यहां से मार्स तक का ले लिया, तो वो उसके लिए पॉइंट चार्ज ही है, तो हम उसको भी पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। पॉइंट से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदी की तरह होगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस यू आर टेकिंग इन। ठीक है, वो बात मैंने पहले लेक्चर में की हुई है। अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। इसका पॉइंट चार्ज के लिए मैंने डेरिवेशन किया, अब मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे वापस जाऊंगा। ठीक है जी। अगर मैं सोचूं कि इस पॉइंट पे Q नॉट नहीं होता, अगर इस पॉइंट पे Q नॉट नहीं होता,
तो क्या इस Q चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। मैं खड़ा हूं, एक चार्ज हूं, मेरे सराउंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, कोई उसका इंट्रैक्शन फील करने के लिए नहीं है। दैट डज नॉट मीन्स कि मैं जो चार्ज हूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कर लेते हैं और इस इक्वेशन को मैं काफ़ी मैथमेटिकली करेक्ट करके लिखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू लिमिट व्हेन Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। अगर Q नॉट वहां पर नहीं भी होगा, 0 भी टेंड्स टू 0 भी हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज पे डिपेंड करती नहीं है। और ये मैं वाया फॉर्मूला भी प्रूव कर सकता हूं। इस फॉर्मूले में कहीं Q नॉट आ ही नहीं रहा है। इस फॉर्मूले में जो दो क्वांटिटी आ रही है वो है मेरे चार्ज का अमाउंट जो मैं यहां रखता हूं। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे, यहां पर भी आपको मॉड लगा देना है। मॉड लगाने का मतलब है कि जैसे हमने कूलम्स लॉ में कहा था कि आपको चार्जेस की पोलैरिटी न्यूमेरिकल करते समय नहीं रखनी होती, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखना होता है। सिमिलर वे से इलेक्ट्रिक फील्ड के भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको चार्ज की पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस नहीं रखना। अगर -2 कूलम रखना है तो कई स्टूडेंट्स वहां पर -2 लिख देते हैं, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। दिस इज जस्ट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आप उसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, जो नंबर दिया हुआ है 2 कूलम 3 कूलम, प्लस में हो माइनस में हो डजेंट मैटर, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है, उसका साइन नहीं रखना है। क्लियर है? इसलिए यहां मॉड लगाना काफी प्रीसाइज बना देता है इस फॉर्मूले को। तो ये सबसे पहली चीज क्लियर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्विक रिव्यू कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसके थ्रू वो क्यों बनाया गया, क्योंकि हमने देखा दो चार्जेस जब क्लोज विसिनिटी में आते हैं, नॉट इन फिजिकल टच, तो वो आपस में एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। इंट्रैक्ट मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कैसे जनरेट होती है, मतलब कैसे वो दोनों आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें साइंस में हमको दिखती नहीं है। तो हम उसके लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अरे इसके अराउंड एक फील्ड होगी। जैसे कई बार आप मूवी में देखते हो ना, एक जैसे धूम पिक्चर में वो रखा हुआ लेज़र लाइट रखी हुई हैं, तो वो लेज़र आपको दिखता नहीं है, उस मूवी में वो आपको दिखाया गया रेड 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 लाइन लाइन लाइन, नहीं तो आपको दिखता नहीं। तो ऐसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के सराउंड में एक एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जहां तक उसके इफेक्ट को आप फील कर सकते हो। सिंस हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि हर चीज़ को मेजर तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसको कंपेरिजन नहीं कर पाओगे, उसको आप न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, डायरेक्शन मैं भी बताऊंगा। फिर उसको हमने बेसिक डेफिनेशन में कन्वर्ट किया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी चार्ज इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, और वी कैन से पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप उसको चार्ज भी लिख सकते हैं। और मोर प्रिसाइसली दिस इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट, व्हेन चार्ज टेंड्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज F अपॉन Q। फिर हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि किसी भी चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस r पर, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो मैंने आपको वो मेथड भी बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, अगर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर टाइम्स कम होती चली जाएगी। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर वो चार्ज काफ़ी छोटे अमाउंट का है तो उसको काफ़ी कम एरिया तक ही उसके इफेक्ट को आप एनालाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से कि मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने ट्वाइस कर दिया। सर मैं क्वेश्चन आया कि यहाँ पर P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट किया, अब मैंने R की जगह 2R डिस्टेंस कर दिया सेम चार्ज का, Q को सेम रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा। सिंस R को आपने 2R कर दिया है, Q को आपने सेम रखा है, तो देख सकते हो आप
इसका स्क्वायर कितना होगा 2r का, 2 का 4, लेकिन ये आपस में इन्वर्सली हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर प्रीवियसली वो E थी तो अब क्या हो जाएगी E/4। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स में ध्यान दें। चलिए ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसकी यूनिट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें काफ़ी हद तक समझाने के लिए हमने एक और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैंने फिजिसिस्ट का काम इतने से नहीं चला कि भाई ये चार्ज क्यू है तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बना रहे हो टेढ़ा मेढ़ा फिगर वो सर्कुलर हो, इट इज पॉसिबल कि ऐसी ना होती हुई वो सिर्फ सर्कुलर हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इट डिपेंड्स। तो यहां पर इस क्लैरिफिकेशन के लिए हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने समझाने की कोशिश की और उसकी डायरेक्शन भी बनाने की कोशिश की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने बोला कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी रेडियली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट यहां से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बना के हम उस पूरे एरिया को बताते हैं कि देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेसेस बहुत कम है, हाई डेंसिटी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत वीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है और दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है, ऑफ कोर्स छोटे से एरिया में ये सिर्फ कितनी सारी स्पेसिंग है इनके बीच में, ये चार्ज वीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली मैं इलेक्ट्रिक लाइंस बना के दूं और पूछूं कौन सा चार्ज वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन डायरेक्टली टेल बाय द स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि वो उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है तो वो चार्ज वीक है। अगर बहुत कम है, हाई डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ज है। ठीक है जी, ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। यूनिफॉर्म मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल बनाई जाएंगी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। कोई भी चीज को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए साइंस में काफी डिसिप्लिनरी यूज किया जाता है। उन सब चीजों को फिक्स किया जाता है कि कौन क्या क्या कर सकता है, हर एक का एक रोल फिक्स्ड रहता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर। तो मैं जैसे हर बार यूज करता हूं फ्लो चार्ट, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, माइंड मैप, फ्लो चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खुद को भी जब रिव्यू करना होता था तो पूरे बड़े चैप्टर के मैं 5 माइंड मैप बना के भी चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकता हूं विदाउट अगेन एंड अगेन लुकिंग ऑन द बुक कि बार बार पेज टर्न कर रहे हैं, पेज टर्न कर रहे हैं। नोट्स बनाने का सबसे सिंप्लीफाई वे होता है आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाएं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही बताई, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर इन्हीं दोनों को मैं मिला के बोलूं तो मैं बोलूंगा ऐसे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव, originated from positive and
एंड एट नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसको मैं आपको यहां क्लियर करता हूं। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ओरिजिनेट होके ऐसे जाएंगी। ये जो अवे और टुवर्ड्स वाली लाइन बनाता हूं, ये भी आके ऐसे जुड़ेंगे वापस, लेकिन बार बार इतने इतने लंबे कर्व बनाने से अच्छा है हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं कि देखिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव है और टुवर्ड्स दी नेगेटिव है, अल्टीमेटली ये इससे जुड़ने वाले हैं। तो बेस्ट अगर बोलना चाहें, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट्स नेगेटिव चार्ज। तो ये हुई इसकी डायरेक्शन वाइज प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको बताना रह गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको हमेशा याद रखना है जस्ट लाइक दिस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमेशा आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स, अगर सिंगल चार्ज रखा हुआ है, सिंगल पॉजिटिव रखा है, तो उससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंगल नेगेटिव रखा है तो उसके टुवर्ड्स होगी। मैं आपको फिगर में क्लियर करता हूं। अगर अकेला पॉजिटिव रखा है तो अवे फ्रॉम दिस, और आप ये मत सोचें कि सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही होगा, अगर आप इस साइड के डिस्टेंस लेंगे तो भी वैसा ही होगा, अवे फ्रॉम इट। लेकिन अगर नेगेटिव रखा है तो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, आप राइट से लें या लेफ्ट से लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने बनाई सेकंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव साइन एंड एट्स नेगेटिव साइन, ठीक है। लेकिन ये यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अराइज होती है कि ये कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये इस कंडक्टर के अंदर एब्सेंट होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेटेड हो गई, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो गई, इनके अंदर में वो एब्सेंट है। इसीलिए अब हम फ्लो चार्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, और यही उसका डिफरेंस है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से, क्योंकि वो अंदर एब्सेंट होती हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट। दो लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर आपको कोई बोले कि एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है और एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप बोलोगे इट इज़ रॉन्ग। अब आप बोलोगे सर ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये रहा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमेशा टेंजेंट होती है, तो मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर फॉर एनी सिंगल चार्ज के लिए इट इज सेम कि एक ही टाइम पे आपकी दो वेलोसिटी हो, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड सेकंड में अगर आपकी वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ है और कोई बोल रहा नहीं थर्ड सेकंड में आपकी वेलोसिटी टुवर्ड्स साउथ भी है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकती है। सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप यहां तक आपको काफी क्लियर हो रहा होगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा कि मैं कई बार काफी फास्ट तो नहीं जाता। मैं पूरी कोशिश करता हूं हर कॉन्सेप्ट के डीप में मैं जितना हो सके उतना चला जाऊं, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में और कॉन्सेप्चुअल
क्वेश्चन के आंसर करने में जो रीजनिंग में आ रहे हैं, इस बार असर्शन और रीजनिंग भी कर दिया है, आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला, किसी भी फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स gives direction of electric field। अगर किसी भी कर्व फिगर दे रखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं और यूनिफॉर्म हैं, जैसे मैंने अभी एक फिगर में बनाया था ना आपको, स्ट्रेट हैं और यूनिफॉर्म हैं, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है। वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जस्ट लाइक दिस। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपको वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे देते हैं। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें स्पेसिंग भी कांस्टेंट है, दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच भी स्पेसिंग भी कांस्टेंट है। यहां पर मैं अपनी वही बात रिपीट कर देता हूं, जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में, उतना चार्ज वीक होगा, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, उतना स्ट्रॉन्ग वो चार्ज होगा जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब जो मैंने इसकी डायरेक्शन बताई है आपको कि इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर ये प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट बनाई और दूसरी प्लेट बनाई मैंने नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अंदर इन दोनों प्लेट के, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर अपन यहां पे लेना चाहेंगे आउटसाइड, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और इस नेगेटिव प्लेट के कारण किधर आएगी? टुवर्ड्स दी नेगेटिव। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हुई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आई होप आपको इसको क्लियरेंस हुआ होगा। अब मैंने बीच में जो एक वर्ड यूज़ किया था कि आपको मैं बताऊंगा इस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वाई इन प्रॉपर्टी में जो मैंने लिखा है डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जाता हूं, एक जनरल आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। लेट अस सपोज आप एक ऐसी कंट्री के ऐसे सिटी में गए हो, ऐसे एरिया में गए हो जहां पे काफ़ी सारा स्नोफॉल होता है, जहां बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं, उसके ऊपर पूरी स्नो जमी हुई है, तो आपको बहुत ठंड लगेगी। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर स्नो का कोई ऐसा पहाड़ है, ये वो स्नो का पहाड़ है, आप अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये क्या है? पूरा स्नो है, ये बर्फ़ पूरी जमी हुई है, इसके अंदर की जगह खाली है, हॉलो है ये। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी, आपको एक्चुअली में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ठंड लगेगी, बट नॉट दैट मच जो उसके बाहर थी। ये होती है शील्डिंग, कि बाहर के एटमॉस्फेयर से मुझे शील्ड करके रखा हुआ है, जैसे स्वेटर्स करता है, ठीक है, आने वाले बाहर की चीज़ों को मुझे अंदर नहीं आने देता है। ये थोड़ा आउट मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं जिससे कि अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डिस्कस करने से पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तभी होती है
जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका कोई स्कोप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। अब एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। क्या है ये? एक कंडक्टर मैंने ले लिया है। अब इस कंडक्टर को जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज ऑन ए कंडक्टर ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी चार्ज अगर कंडक्टर को दिया जाए तो वो हमेशा उसके सरफेस पे ही लाई करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कंडक्टर में काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज देने के लिए आप उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज के सोर्स से कनेक्ट करेंगे वहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए, या तो चार्ज बॉडी इसके नियर विसिनिटी में लाएंगे बाय इंडक्शन, जो मैंने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो उस चार्ज की आने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स फील करने लगते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब फोर्स फील करते हैं तो उनके पास दो दो फोर्सेस हो जाती हैं इनसाइड में, जो आपस में उसको बैलेंस करती हैं। अब वो दो दो फोर्सेस कैसे आती हैं? एक तो ड्रिफ्ट आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से ही उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ जाने लगेंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बन जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने दे रखी है, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगी, तभी अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद करेंगे। आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इनसाइड में जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनके चार्जेस पे फोर्स लगा के एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा दी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्जेस तब तक मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जब तक वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस नहीं हो जाते, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ से आपको अपना, अच्छा कई बार क्या होता है, मैं एक टॉपिक पे बहुत लेंथ में जाता हूँ, बोर्ड स्टूडेंट्स का थोड़ा सा आइडिया ये रहता है कि सर इतना आगे नहीं जाना है। कोई बात नहीं, लेक्चर तो हम सबके लिए बनाते हैं। आप बोर्ड स्टूडेंट हो, जी मेन के हों या नीट के हों, अपने को फैक्ट कलेक्ट करने की आदत बनाइए। एक पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, कई स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ने के तरीके में देखा, बुक पढ़ते हैं पूरा एक कॉन्सेप्ट बार बार माइंड में घूम रहा है, दे फॉरगॉट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, कि किसी भी चीज़ का आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसको रीड करने के बाद। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का आपने लिया, पढ़ लिया, मैं लेंथ में जा रहा हूँ, आप अपने मुताबिक अपने फैक्ट को वीडियो से निकाल लीजिए, कॉपी पे स्टोर करिए, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज आपका काम ख़त्म। आपको चीज़ें अच्छे से आने लगेगी। पूरा एज ए होल रखेंगे तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जब न्यूमेरिकल में फंसता हो। ठीक है जी, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि एक बहुत बड़े मेटल कंडक्टर के अंदर आप आराम से एक छोटा कंडक्टर रख सकते हैं जो अनचार्ज हो। वो बाहर का कंडक्टर अगर चार्ज भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं है, अंदर उसके जो चार्जेस हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि अंदर उसमें प्रेजेंट होती ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम का यूज़ किया था, दो प्लेट्स लिए थे, एक पॉजिटिव प्लेट लिया था, एक नेगेटिव प्लेट लिया था। आपने गौर से देखा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एब्सेंट है, इसके अंदर चार्ज हो ही नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टर पे ऑलवेज चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसके अंदर चार्जेस नहीं है, सरफेस पे ही है। ठीक है, और कई बार इसकी विड्थ इतनी स्मॉल रहती है, इतनी थिन शीट रहती है कि उसके अंदर का कोई इमटेरियल हो जाता है डिस्कस करना।
तो यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि कभी भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे में वैलिड होता है, मतलब जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं। अगर वो करंट कंस्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। सिर्फ अगर चार्जेस रेस्ट में हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज वैलिड। क्लियर है यहां तक आप सबको? चलिए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। अब ये स्ट्रिक्टली जी मेन और नीट और उन क्लास 12 बोर्ड वालों के लिए है जो थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वैसे तो हर स्टूडेंट को थोड़ा सा क्यूरियस होना चाहिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? बुक में टॉपिक लिखे होते हैं, स्टूडेंट उनको पढ़ता चला जाता है एक के बाद एक। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस की भूल जाता है कि साइंस में कोई भी टॉपिक अननेसेसरीली आपकी लाइफ में नहीं डालते हैं। इवन फिजिकल क्वांटिटी भी जो कई बार ये लोग बनाते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी उनका अपना एक रोल रहता है। ये तो कोई नहीं चाहता फालतू का डेटा और ऐड किया जाए यार, एक कॉन्सेप्ट बहुत है, क्यों 10-10 पढ़ाना। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि उसके बिना काम नहीं चल रहा होता है। कूलम्स लॉ में हमने फोर्स पढ़ा, तो मेरे सारे काम फोर्स से हो रहे थे। दो चार्जेस रखे हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स डेवलप्ड होती है, सारे काम उससे हो रहे थे। ये मुझे बोझ क्यों दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का? क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस इससे सॉल्व होगा एक नया कॉन्सेप्ट से? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। बाकी ये मटेरियल सारे काम आपके कूलम्स लॉ से हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने बोला, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेरी मेजर सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। छोटा सा एग्जांपल, जो सन से इलेक्ट्रिक रेज आती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती हैं। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि वैक्यूम में पहले साइंटिस्ट पहले कई सारी थ्योरीज आई थी, कोई आंसर नहीं आ रहा था कि यार ये वैक्यूम से कैसे ट्रेवल करके आ सकती है, वहाँ तो इस पे पास कुछ भी नहीं है। तो वहीं पे कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि कंटिन्यूसली चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस जहाँ पर चार्जेस मोशन में होते हैं, वहाँ पर कूलम्स लॉ से ज़्यादा सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ जाता है। ठीक है, जैसे आप एटॉमिक मॉडल्स में भी देखेंगे। एटॉमिक मॉडल में कूलम्स लॉ मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का कॉन्सेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी सीरीज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों लाइफ में लाए गए? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। उनका एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो पहले डाइपोल की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। Whenever two equal and opposite charges kept at a some distance, this is called electric dipole. मैं दोबारा रिपीट करता हूं slowly. If you want to write, you can. When two equal and opposite charges are placed at small distance, it is called electric dipole. The line joining the two charges is called the axis of dipole. ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये वाली, that is called the axis of dipole. मैं काफ़ी एक्सटेंड कर देता हूँ उसको, ये पूरी एक्सिस है उसकी, ये होती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है जी। डाइपोल को फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं P
which is vector quantity and called dipole moment. जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्गर वो डाइपोल बनेगा। ठीक है जी, तो डाइपोल मोमेंट हम निकालते कैसे हैं? दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू 2a, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ p इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है जी, डाइपोल समझ में आया। अब फिर वही वाली बात, स्टूडेंट बोलता है कि सर एक नया चीज़ क्यों लेके आ गया हमारी लाइफ में? डाइपोल मोमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको कई सारे मैग्नेटिक बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट पे ही बेस्ड होते हैं। कार्बोकैटाइन बनना, कार्बो एनाइन बनना, डाइपोल बन गया है। सर इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ मोर इलेक्ट्रीफाइड। इसका डाइपोल मोमेंट कम है, इसलिए इसकी पोलैरिटी कम है। पोलैरिटी कम है तो कम सॉल्यूबल है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? डाइपोल से। लेकिन डाइपोल का बड़े डिस्टेंसेस में रोल ख़त्म हो जाता है। डाइपोल स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। जैसे हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात करते हैं, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस रहते हैं, उसमें यूज़फुल होता है। बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है। तो आप समझ गए डाइपोल क्यों आया हमारी लाइफ में और उसको हमने क्यों यूज़ किया और क्यों डिस्क्राइब किया स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है। अब डाइपोल का रोल इस चैप्टर में क्या है? कभी भी डाइपोल बनेगा तो डाइपोल के बनने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, फोर्स भी बनेगी। कई लोग सोचते हैं कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों मिल गए, जीरो हो गया टोटल नेट चार्ज। काय की इलेक्ट्रिक फील्ड, काय का फोर्स? ऐसा नहीं है। चार्ज सेपरेटेड हैं, एक साथ में नहीं रखे गए हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और इनका फोर्सेस भी होंगे। ऑफ कोर्स लार्ज डिस्टेंसेस पे अभी आप डेरिवेशन के बाद देखेंगे कि थोड़ी सी चीज़ों में चेंजेस होंगे। तो चलिए क्लास 12 बोर्ड वालों के लिए इसका डेरिवेशन करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पोजीशंस पे। पहला, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सेकंड डेरिवेशन, एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। एक और डेरिवेशन होता है कि किसी भी एंगल पे रख देना, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला हम कर रहे हैं एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, any point on the axis of dipole। एक्सिस ऑफ डाइपोल मैंने ब्लैक बना रखा है, बिल्कुल ये रही एक्सिस ब्लैक वाली। along the two charges, along the line joining the two charges is called the axis of dipole। अब इस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। लेट अस सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया P, जहां पे मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस P का डिस्टेंस मैं प्लस क्यू से लूँ कि माइनस क्यू से लूँ। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसलिए लेंथ बार बार 2a ली जाती है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं सर सीधे सीधे a क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि इसका मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारे डिस्टेंसेस जो भी हम मेजर करते हैं पॉइंट के, वो मिड पॉइंट से करते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। तो मैं इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस मिड पॉइंट से R ले लेता हूं। मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना है आपको डाइपोल में, किसी भी पॉइंट का, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। उस तरफ मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो मैंने इस तरफ P पॉइंट को ले लिया। आपको किसी भी तरफ लेने से फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एज वी नो, दो चार्जेस हैं, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे एट ए पॉइंट P पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लस Q वाला चार्ज जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो एज यू नो, मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लस Q के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो एट पॉइंट P पे प्लस Q से दूर जाती हुई, मैं इसको E ऑफ प्लस Q लिख रहा हूं कि उससे दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज का थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, दोनों चार्ज का बनेगा, प्लस का ले लिया है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। अरे
ये रही E ऑफ माइनस क्यू। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो टुवर्ड्स माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एंड दे आर वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्मॉलर से। ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, ये अभी हम निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे E ऑफ प्लस क्यू। अभी अभी हमने डेरिवेशन किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट चार्ज। हम कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। क्योंकि ये एयर के मीडियम में ही ले रहे हैं हम लोग डेरिवेशन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जैसा मैंने बोला है प्लस और माइनस नहीं रखते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आता है, अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम दैट पॉइंट से। अब पॉइंट P से इस चार्ज क्यूब जो उसका हम प्लस का निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं मिड पॉइंट होने की वजह से ये डिस्टेंस तो A हो गया, ये डिस्टेंस भी A हो गया, है ना। तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस R है, उसमें से मैं इतना ये डिस्टेंस अगर हटा दूं जो कि A है, तो मुझे ये डिस्टेंस R माइनस A मिल जाएगा, उसका स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है डिस्टेंस का फंडा, ठीक है। अब हम चलते हैं E ऑफ माइनस क्यू पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आई गई, जो कॉमन फैक्टर है। क्यू भी सेम है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, प्लस माइनस नहीं रखते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो गलती मत करना। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस का साइन नहीं रखते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। अब इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट P तक कितना है, तो सॉरी इस पॉइंट P तक, इस पॉइंट P से मिडिल पॉइंट तक तो R हो गया। R में इतना डिस्टेंस और जोड़ दें तो प्लस माइनस क्यू तक का पहुंच जाएगा, मतलब R प्लस A। तो हमने लिखा R प्लस A का होल स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हम डायरेक्शन पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख के ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, प्लस का या माइनस का। वैसे तो आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि भाई माइनस क्यू से सर वो पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा डिस्टेंस वालों की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और दूसरा, अगर आपको मैथमेटिकली देखना है, जो मैंने पहले बोला कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस एक्चुअली इज रेयरर सेंस, यू विल रेयरली फाइंड इन पीपल। जबकि अगर आपका कॉमन सेंस का फंडा बहुत स्ट्रांग है ना, आप बहुत अच्छे लॉजिकल रीजनिंग में जा सकते हो। जी मेन के कई न्यूमेरिकल्स में आप इजीली टैकल कर पाओगे, लेकिन कॉमन सेंस हो गया है रेयरेस्ट सेंस। तो माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा डिस्टेंस वालों की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ये मैंने बताया कॉमन सेंस से। अब मैं मैथमेटिकली देखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए सेम है, क्यू भी दोनों के लिए सेम है। डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, इसका। अगर किसी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी कम होती है, तो E ऑफ माइनस क्यू कम हो जाएगा, E ऑफ प्लस क्यू ज़्यादा है। तो पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ E ऑफ प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E ऑफ माइनस क्यू। इसी वजह से जब हम वेक्टर और लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम बड़े वाले में से मतलब E इक्वल्स टू E प्लस क्यू माइनस E ऑफ माइनस क्यू करेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो होगी फाइनल, जो मैंने E लिखा है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ग्रेटर वाले के डायरेक्शन में आ जाती है। मतलब जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी, क्योंकि E प्लस क्यू बड़ा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर E ऑफ प्लस क्यू और E ऑफ माइनस क्यू में मैं पहली स्टेप में ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि दोनों में वो फैक्टर कॉमन है। ये बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अब इस इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप देखेंगे
ये दो फ्रैक्शन को मुझे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का डायरेक्टली फंडा है कि डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करके लिखो और ऊपर 1 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका एलसीएम के बाद की सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर दो क्वांटिटी हैं डिफरेंट हैं लेकिन उनके ऊपर पावर सेम है तो वो पावर मैं एक साथ लगा सकता हूँ। वो पावर मैं क्या करूँगा, एक साथ उनके ऊपर लगा दूंगा। ये मैथमेटिक्स का एक फंडा मैंने यूज़ कर लिया। मैथमेटिक्स का दूसरा फंडा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 4 टाइम्स ए बी होता है, 4ab होता है। तो इसकी जगह हम रख देंगे 4ab। मैंने इसकी जगह मैथमेटिक्स का फिर फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी जगह लिख दिया 4 टाइम्स ab। ठीक है, यह आ गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अब हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली जो डाइपोल की लेंथ है, वो उस कोई भी डिस्टेंस आप जो अपन r ले रहे हैं उससे बहुत छोटी रहती है। जैसे मैंने बताया डाइपोल का सिग्निफिकेंस ही स्मॉल डिस्टेंसेस में आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, या फिर 2 एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये डिस्टेंस हमेशा डाइपोल की सेमी लेंथ और लेंथ से बहुत ग्रेटर होता है। तो उस केस में अब अपन r यानी a को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सॉरी मैंने a भी लिख दिया था, यहाँ पर r इंटू ए लिखना है, मैंने मैथमेटिक्स वाला a भी चुपका दिया था। यहाँ पर हम एक दूसरे को निग्लेक्ट कैसे करते हैं। सो सिंस r इज मच ग्रेटर देन a, तो जब मैं r स्क्वायर कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो मैंने r स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 और इसके नीचे चला जाएगा r स्क्वायर। a अगर बहुत स्मॉल है r से तो a स्क्वायर r स्क्वायर से बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, और ये a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0 आता है, एंड 1 माइनस 0 इज 1 ओनली। तो ये r जो स्क्वायर बाहर आया था इसके स्क्वायर से होके ये 4 टाइम्स की पावर हो जाती है। अब मैं इसको कट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, q इंटू 4a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं q इंटू 4a, डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a होता है, तो हम q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिख लेते हैं। तो 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है जी, आई होप आपने पूरा नोट डाउन कीजिएगा। सारे लेक्चर के बाद अपने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकालिए, फैक्ट्स निकालिए, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको रब करके इक्वेटोरियल का डेरिवेशन करता हूं आपके लिए। रब करते करते थोड़ी बातें करना आसान हो जाता है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से जो बोलता हूं कि माइंड मैप वगैरह यूज़ कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फैक्ट्स, कंक्लूज़न, पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन कंक्लूज़न एक भी ड्रॉ नहीं किया तो वो सब मज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रही होती है।
तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप ये मत सोचें कि आप बहुत वीक स्टूडेंट हैं या आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ होता है। आप स्टूडेंट कैसे भी हों, आपके पास एक चीज़ है, वो है स्कोप आगे और बढ़ने का। लेकिन कई स्टूडेंट उस स्कोप को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। वो मन में ठान लेते हैं कि हम लोग वीक हैं यार, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, जबकि ये बहुत गलत टेंडेंसी होती है। ज़िंदगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कंटिन्यूसली कोशिश करें। लाइफ में अगर आप 10% पे थे, बहुत वीक थे, और अगर आप 45 से 55% तक भी पहुंच जाते हैं, तो मान लीजिए दिस इज़ द वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर यू। एक बंदा जो 85% पे था वो 95% तक पहुंचा, उसका जो ग्रोथ है वो 10% हुआ। आपका 10 से 45 का ग्रोथ रेट है। लेकिन हम हमेशा एक दूसरे से कंपैरिजन में अपने आप को इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर एक की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती हैं और रास्ते भी डिफरेंट हैं। लॉट्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस आर देयर, लेकिन उन सबके लिए ज़रूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छा करें। अब हम आते हैं सेकंड पे, द डेरिवेशन एट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है? इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस। मिड पॉइंट से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इसके ऊपर, दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सिस। अब इसके किसी भी पॉइंट पे, मैंने ये पॉइंट पी ले लिया, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे वो एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल एक्सिस क्या हुई? डाइपोल के मिड पॉइंट से अगर आप उस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। अब मैं उस इक्वेटोरियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना था, मैंने पी ले लिया। आई नो दैट कि मुझे उस पॉइंट का सिर्फ सेंटर से डिस्टेंस लेना है रेफरेंस का, मैंने आर ले लिया। फिर मैंने उसको यहाँ से ज्वाइन किया, मैंने उसको यहाँ से ज्वाइन किया। अब अगेन मेरा टारगेट क्या है? मुझे P पर इस डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डाइपोल में दो चार्ज हैं, जैसे एक्सिस के लिए किया था, दोनों चार्ज की इंडिविजुअली अलग अलग निकालेंगे, फिर वेक्टर लगाएंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। प्लस Q के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड P पे जनरेट होगी तो वो क्या होगी? अवे फ्रॉम Q। अवे फ्रॉम Q मतलब ये रही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की, ठीक है। नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव, ये रही E ऑफ माइनस Q, ठीक है। यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, वर्टिकल तो ये है ही है जो एक्सिस है, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होती हैं तो मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें। अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता है तो कई स्टूडेंट डायरेक्टली R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा से उसका डायरेक्टली रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। डेरिवेशन में मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ करूंगा, उनको रिजॉल्व करने के बाद वापस रिकम्बाइन करूंगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, अगर आपको E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच का एंगल पता है तो यस यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जो उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। और डायरेक्शन के लिए आप अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B को साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिजोल्यूशन और उसके बाद मतलब कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा। पहले मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो जब मैं E प्लस क्यू फाइंड करता हूँ, एयर में ही मीडियम ले रहे हैं, एयर और वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज की होती है Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं A और B। तो हमें चाहिए PA। PA कैसे निकालें?
तो हमें पता है ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में इसको O ले लूं और इन ट्रायंगल OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विच इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर टू साइड का स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। मुझे AP निकालना है, AP निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, OP स्क्वायर कितना है R का स्क्वायर और OA स्क्वायर कितना है A, ये भी डिस्टेंस है, ये भी A है, A स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं यहाँ पर अंडर रूट की फॉर्म में ले जाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए है कि AP और PB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आप सेम पाइथागोरस थ्योरम जब OPB में लगाओगे तो OB का PB का जो डिस्टेंस है वो भी उतना ही आने वाला है, तो डिस्टेंस दोनों में इक्वल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं AP का स्क्वायर विच इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। E ऑफ माइनस Q की जगह क्या आया, सेम पॉइंट चार्ज का हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हमने देखा कि E ऑफ प्लस Q और E ऑफ माइनस Q दोनों सेम आ रही हैं, E ऑफ प्लस Q एंड E ऑफ माइनस Q दोनों सेम आ रही हैं। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए और अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोनों को E ले लेते हैं यार, तो हमें कैलकुलेशन मतलब वेक्टर में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और यहाँ पे मैं ये वाला जो एंगल है उसको थीटा सपोज कर रहा हूँ, एंगल OAP को मैंने थीटा सपोज कर लिया है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देख लीजिए ये लाइन और ये लाइन डाइपोल एक्सिस आपस में पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, इट इज जस्ट लाइक दिस। आपने ये एंगल थीटा लिया है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा वाया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो E प्लस Q जो E है उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये हो गया E कॉस थीटा और ये हो गया E साइन थीटा। अब इस माइनस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमने E ली हुई है, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आएगा E कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा E साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब हमने देखा E साइन थीटा के कंपोनेंट तो आपस में इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ई वाई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है अलोंग द वाई एक्सिस वो तो जीरो हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रही है, ई एक्स पर, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, वही हमारी डाइपोल की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आ गई, 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं तो मैं यहां लिख दूंगा 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये मेरा 2 टाइम्स E इंटू कॉस थीटा आ गया। मैं यहां पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रिमूव करना है तो मैं यहां से डायरेक्टली कॉस थीटा निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंस मैं यहां लिख सकता हूं सिंस कॉस थीटा इन ट्रायंगल OAP में कितना आएगा, एडजेसेंट है A और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू मैं जब यहां रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
कॉस थीटा की जगह रखेंगे a अपॉन दिस, तो यहाँ तो a मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम बेसिस, मल्टीप्लाई साइन, पावर शुड बी एडेड, 1 पावर इसकी और 1/2 इसकी, 3/2 पावर हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। ये आ गया द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पे अगेन हम वो फंडा लगाएंगे कि R इज मच ग्रेटर देन A, तो A को एलिमिनेट कर देंगे, तो A को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A अपॉन A एलिमिनेट कर दिया, R स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब ये R क्यूब आ गया, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इज द डाइपोल मोमेंट, हमने जो डिस्कस किया था। तो ये आ गया P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हैं कि सर एक्सेप्शन केस हो सकते हैं कि मान लो R इज नॉट, R और A आपस में नेग्लिजिबल नहीं हो, दोनों कंपेरेबल हो, कोई बात नहीं, तो आप यही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना, ये फॉर्मूले पे मत जाना, सिंपल, ठीक है जी। अब अगर मैं दोनों को पहले तो आप ये बताइए समझ में आ गया, अच्छे से कॉपी करना, थोड़ा मैथमेटिक्स या नीट के स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सिखाई जाती है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं दोनों रिजल्ट को कंपेयर करता हूं, मैं इसको लिखा यहीं छोड़ देता हूं। अब मैं दोनों रिजल्ट को कंपेयर करूंगा, इक्वेटोरियल के रिजल्ट को कंपेयर करूंगा विद द रिजल्ट ऑफ एक्सियल से, और देखते हैं क्या कुछ नया निकलता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, कुछ और नए फैक्ट को स्टोर करने के लिए। तो मैंने निकाला कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, जबकि ये पहला केस हो गया, जबकि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो कितनी आई थी 2P अपॉन R क्यूब। वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। आप देख सकते हैं द फील्ड एक्चुअली इज मच ग्रेटर देन द फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट्स। मतलब किसी भी पॉइंट जो कि एक्सिस पर है, अगर उसका कंपैरिजन सेम डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट इक्वेटोरियल से करते हैं तो एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा जनरेट होगी और वो 2 टाइम्स होगी इसके। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बना लेते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द E ऑफ इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। आपसे बोलेंगे इक्वेटोरियल दे देंगे कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 5 न्यूटन पर कूलम है, फाइंड द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अगर आपको ये फैक्ट याद है। 2 टाइम्स कर दीजिए, 5 × 2 10, अरे भैया 10 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये होता है डाइपोल का दोनों डेरिवेशन। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं सबसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर और केमिस्ट्री में आपको कई बार डाइपोल मूवमेंट के थ्रू कई सारे आंसर्स मिलते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इन पोलर सॉल्वेंट्स, उसके अंदर ये डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है, उसके कारण कितना सारा बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके इसका लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है
जो कि बोर्ड के लिए नहीं है, ये जरूरी है जी मेन, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल और ए पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो अब ये लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का कवर करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड है जो एक्सटर्नल है, किसी और की है, उसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर मूव कराया जाए तो वो क्या क्या इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है जी। इसमें हम दो केस बना के डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, इसको हम दो केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला केस है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी है। अगर डायरेक्शन से सम टाइम आप कंफ्यूज होते हैं तो आप हमेशा याद रखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पहला केस है कि मैं चार्ज पार्टिकल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट करूं। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ए से मैंने एक प्लस क्यू का चार्ज लिया। अब इसका मोशन कैसा होगा? पहला केस है अलोंग, दूसरे केस में हम प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस केस में प्लस क्यू पे किस तरफ फोर्स लगेगी? राइट साइड में। और वो कितनी फोर्स होगी? वो फोर्स होगी क्यू टाइम्स ई। अगर वो इनिशियली रेस्ट में था तो u इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अगर वो इनिशियली रेस्ट में था तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर फोर्स हमें पता है क्यू ई है तो डिवाइड बाय मास कर देंगे, उस चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। ये मैंने पहले लेक्चर में कवर किया है। चार्ज विदाउट मास नहीं हो सकता, तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाय एम। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरी क्यू ई इंटू टी बाय एम। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं अपना बॉक्स में बंद कर लेता हूं। काम का फॉर्मूला मिल गया। वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम t कितनी आएगी? इतनी आएगी व्हेन एवर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल। ठीक है। अगर ये मोमेंटम आ गया तो आई कैन कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज द फोर्स, तो वहां से भी मुझे वेलोसिटी मिल सकती थी। क्लियर है ये बात? वेलोसिटी अगर टाइम आपको ना दिया गया हो तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल सी बात है, फिर आप लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और ये डिस्टेंस x है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? u तो 0 है, 0 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। तो v आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? m इंटू वी। जब m मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा? m इंटू वी। वी यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, m मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया फाइनल मोमेंटम का क्यू ई टी। क्योंकि इनिशियल तो अपन 0 लेके चल रहे थे, इनिशियल वो रेस्ट पे था,
इनिशियली अगर वो मूव भी करेगा अलोंग द एक्सिस, फॉर्मूले में अब आप खुद कैलकुलेट करना सीख जाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से u भी आ जाएगा, उसको ऐड कर देना, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², हाफ m इंटू v², q² e² t² अपॉन m²। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ q² e² t² अपॉन m। ये आपके सारे फॉर्मूलेज आ गए। व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल मूव इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो कि सर अगर ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो क्या होता, डेरिवेशन और फॉर्मूले में तो कहीं कुछ चेंजेस नहीं आते मेरे भाई। इट्स ओनली थिंग चेंज ये होता कि फोर्स इस तरफ ना होती हुई फोर्स हो जाती फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है वो कहाँ लगती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो अगर यही चार्ज माइनस क्यू ले लेता मैं, तो बस यही चेंज होता कि फोर्स इस तरफ आती, फोर्स वही होती क्यू ई, वेलोसिटी वही आती, सब कुछ वही रहता, बस सबकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी। ठीक है जी। सेकंड केस इसमें हम ले रहे हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ना करते हुए उसके परपेंडिकुलर किया जाए तो क्या होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है डाउनवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरफ हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अलोंग ना करते हुए इस तरह से फोर्स को पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को प्रोजेक्ट कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको याद आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जब अपन एक बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होके एक बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो करते थे, बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ होने के कारण उसका मोशन हॉरिजॉन्टल ना होते हुए ऐसे प्रोजेक्टाइल हो जाता था, वो ऐसे जाके गिर जाएगा। सेम वे हेयर, इसी को दूसरे तरीके से सोचते हैं, कॉस्को बॉल को सीधा फेंका। रदरफोर्ड की थ्योरी में इसका एक कंक्लूजन भी था इस ऑब्जर्वेशन का कि कोई चीज़ अगर सीधी जा रही है, अगर उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा के खींचा जाए तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा एंड इट विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन। कॉन्सेप्चुअली हम समझ गए ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल, लेकिन हम मैथमेटिकली भी इसको डिराइव करेंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, बिल्डिंग के खड़े होकर ऊपर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते थे तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता था और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो ये क्या करेगा, ये भी इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि सर जी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रूव करने के लिए अब हम देखते हैं, हमें इसकी यूएक्स तो पता है, हमने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है, यूएक्स तो पता है, लेकिन यू वाई की डायरेक्शन में तो उसका जो वेलोसिटी था वो तो ज़ीरो था। तो यू वाई इनिशियल वाई डायरेक्शन में ज़ीरो है और यू एक्स में हमने इसको यू दिया ही हुआ था। तो जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं कि अगर एक पार्टिकल लेट अस सपोज यहाँ तक पहुँच चुका है तो उसने एक डिस्प्लेसमेंट ये वाई वाला तय किया है और एक डिस्प्लेसमेंट ये एक्स वाला तय किया है सेम टाइम में। लेट कैलकुलेट, वाई डायरेक्शन में जो उस प्लस क्यू चार्ज को फोर्स मिल रही है वो कितनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई टुवर्ड्स दिस, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो है क्यू ई। तो फोर्स वाई डायरेक्शन में है क्यू ई, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया वाई डायरेक्शन में, क्यू ई बाय एम। हर एक चार्ज का मास होता है, ठीक है, सॉरी मैं कैपिटल क्यू यूज कर रहा हूं। ये अगर इसका एक्सेलरेशन आ गया तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू इनिशियल तो जीरो था प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए मतलब क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उतने ही टाइम में उसने x डिस्प्लेसमेंट भी किया है तो x डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। x डिस्प्लेसमेंट
एक्स की डायरेक्शन में उसमें कोई फोर्स नहीं है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल में भी देखते हैं एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती है, तो हम एक्स को डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहां पे हम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यू एक्स की स्पीड क्या है यू, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन बन गई हाफ क्यू ई अपॉन एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब आप गौर से देखिए ये पूरी चीज़ तो कांस्टेंट है, चार्ज का अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल आप लगा रहे हो वो वेरिएबल नहीं है, इनिशियल स्पीड जो आपने दी है वो फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है। तो आप देख रहे हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है रिजल्ट, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y एक्स स्क्वायर की टर्म्स में इक्वेशन आना और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होना, ये प्रूव करता है कि जो चार्ज पार्टिकल है जो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल में, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। मैथमेटिकल भी हमने प्रूव कर लिया, कॉन्सेप्चुअली हमने इसके पहले ही देख लिया था। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी आप इसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें कि विच चैप्टर और कौन सा कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स, अगर आप न्यूमेरिकल भी मुझसे सॉल्व करना चाहते हैं, जी मेन, नीट, एडवांस, बोर्ड्स के डेरिवेशन, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं फॉर द थिंग यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली यू कैन। चलिए, थैंक यू। एंड जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, पढ़ाई का एक सिस्टम होता है वो ज़रूर फॉलो करिए। एक अच्छा काम एक सेट डायरेक्शन में करने से काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू।